हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। इसमें 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, जिसमें पियाजे, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर और बंडूरा की थ्योरी रहेगी। सेकेंड टॉपिक रहेगा साइको सोशल थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी रहेगी ये। थर्ड टॉपिक होगा साइको एनालिटिकल थ्योरी, फ्रॉड की थ्योरी है ये। फोर्थ है इकोलॉजिकल थ्योरी, ब्रॉन फ्रैन ब्रेनर की रहेगी। और फिफ्थ है होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, स्टेनर। तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज रहती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि रहती है 7 से 11 ईयर्स तक के बच्चों की। चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैन कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें जो है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस रहते हैं, रीजनिंग, जनरलाइजेशन और जो नई मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बच्चा समझने लगता है। और जो उसके सामने जो चीज़ें रहती हैं उसको देखकर समझता है, और उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है वो भी चीज़ें समझता है। फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि रहती है 11 से 15 ईयर्स एंड बियॉन्ड। एडोलेसेंट्स डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग, कैन कंसिडर hypothetical situations, develop logical and systematic thinking। इसमें जो बच्चा रहता है एब्स्ट्रैक्टिवली सोच सकता है, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लव और हेट वो समझ पाता है, मोरालिटी समझ पाता है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है कि काल्पनिक स्थिति, वो भी समझ पाता है। और लॉजिकल और सिस्टमैटिक उसकी थिंकिंग रहती है, मतलब व्यवस्थित जो रहता है, व्यवस्थित तरीके से वो सोच पाता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चे 4 चरणों से गुजरते हैं, जिनमें सोच और समझ की जटिलता बढ़ती जाती है। तो पहला चरण रहता है इसमें सेंसरी मोटर। शिशु संवेदी अनुभवों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। वस्तु स्थिरता, यह समझना कि वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है बच्चा इस स्टेज में। सेकेंड स्टेज रहती है पूर्व परिचालन, जो कि रहती है 2 से 7 साल तक के वर्ष की। बच्चे प्रतीकात्मक सोच और भाषा विकसित करते हैं। अहं केंद्रितता, दूसरों के दृष्टिकोण लेने में कठिनाई होती है। और केंद्रीकरण, स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। चरण तीसरा रहता है कॉन्क्रीट परिचालन, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। बच्चे तर्क संगत सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। वे कई दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं, कारण प्रभाव संबंधों को समझते हैं। इसमें है कि जो उनके सामने जो चीज़ें रहती हैं, बच्चे उनको देखकर भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं। चौथा चरण रहेगा फॉर्मल परिचालन, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह 11 से 15 वर्ष और उसके बाद तक ये चलती रहती है। किशोरों में अमूर्त सोच और तर्क विकसित होता है। वे कल्पनात्मक स्थितियों पर विचार कर सकते हैं, तर्क संगत और व्यवस्थित सोच विकसित करते हैं। इसका जो मुख्य बिंदु रहता है कि बच्चे अनुभव और सामाजिक परस्पर क्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। बच्चे अपनी गति और प्रगति से काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आर। पहला रहेगा स्कीमास। Schemas are the basic building blocks of knowledge, representing mental frameworks that organize and interpret information. As children experience the world, they develop schemas, which they constantly modify to understand their environment. तो जो मानव दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपनी धारणा बनाते हैं। इसका मतलब रहता है स्कीमा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन
involves incorporating new experiences into existing schemas. For example, a child might see a dog and categorize it as a four-legged animal based on their previous understanding. एसिमिलेशन का मतलब होगा कि अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, कि अगर बच्चे ने देखा कि एक चार पैर का एक जानवर है और उसने डॉग को पहले से देखा हुआ है, तो वो समझेगा कि हाँ ये डॉग ही है, उसको कैटेगराइज करेगा कि ये डॉग है और ये चार पैर वाला एनिमल है. उसके बाद आता है एकोमोडेशन. Accommodation occurs when new information doesn't fit into existing schemas, requiring them to change or create new schemas. For instance, if a child sees a cat and initially calls it a dog, they will eventually adjust their schema to differentiate between dogs and cat. तो मतलब पूर्व ज्ञान या योजना में जो परिवर्तन होता है उसको वातावरण के साथ उसका जो रहता है तालमेल बिठाना होता है एकोमोडेशन. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इफ़ अ चाइल्ड सीज अ कैट, कि अगर बच्चे ने एक कैट देखा और वो शुरू में उसको डॉग ही कह रहा है, लेकिन इवेंचुअली जब वो चीज़ें समझेगा और डिफ्रेंशिएट करेगा कि नहीं ये कैट है, ये डॉग नहीं है, तो उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं. कि वो अपनी पुरानी नॉलेज से तालमेल बैठा के और एनवायरनमेंट से वो सीखता है कि डॉग और कैट में अंतर है, भले ही दोनों चार पैर के जानवर हैं लेकिन दोनों में अंतर है. थर्ड आता है इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. मतलब इक्विलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बना के रखता है. When children encounter new information that challenges their understanding, they experience disequilibrium. Through the process of accommodation, they adjust their schemas, restoring equilibrium, which drives cognitive development. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाना सीखते हैं. अपने स्कीमास और जो इक्विलिब्रियम जो उनका जो स्टेट रहता है उसको एडजस्ट करके वो अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बढ़ाते हैं. हिंदी में हम देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तीन मुख्य अवधारणाएं. पहला रहेगा स्कीमा. स्कीमा ज्ञान की बुनियादी ढांचे होते हैं जो मानसिक रूप से जानकारी की व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करते हैं. जैसे जैसे बच्चे दुनिया का अनुभव करते हैं वे स्कीमा विकसित करते हैं जिन्हें वे अपने परिवेश और को समझने के लिए लगातार संशोधित करते रहते हैं. उसके बाद आता है अनुवेशन और समायोजन, जो कि है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. अनुवेशन तब होता है जब बच्चे नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करते हैं. उदाहरण के लिए अगर बच्चा पहले से जानता है कि कुत्ता चार पैरों वाला जानवर होता है, तो वह किसी नए जानवर को, जैसे बिल्ली को, गाय को, जो भी चार पैरों वाले जो जानवरों को वो देखेगा वो उसको कुत्ता ही मानेगा. ये होता है अनुवेशन. उसके बाद आता है समायोजन. समायोजन तब होता है जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं हो पाती है, तब बच्चे को अपने स्कीमा में बदलाव करना पड़ता है या नया स्कीमा बनाना पड़ता है. जैसे जब बच्चा देखता है कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर है तो वे अपनी समझ को बदल देता है. मतलब जो उसका जो है ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जब वो जोड़ता है और वातावरण के साथ जो तालमेल बैठाता है तो उसको अंतर कर पाता है कि दोनों जानवर अलग अलग हैं. उसके बाद आता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन. संतुलन वह प्रक्रिया है जो अनुवेशन और समायोजन के बीच में संतुलन बनाए रखती है. जब बच्चे नए जानकारी पाते हैं जो उनकी मौजूदा समझ से मेल नहीं खाती, तो वे असंतुलन का अनुभव करते हैं. समायोजन के माध्यम से वे स्कीमा को बदलते हैं और संतुलन वापस लाते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है.
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लेव वाइगॉट्स की सोशियो कल्चर थ्योरी। दिस थ्योरी एम्फसाइजेज द फंडामेंटल रोल of social interaction in cognitive development. He believed that community and culture shape how a person thinks and learns, and that development cannot be separated from its social context. तो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि बच्चा अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर से, जो उसका कल्चर है, जो उसकी कम्युनिटी है, उसी से जो काफ़ी चीज़ें सीखता है। जैसे बच्चा अपने घर में रहता है तो घर में वो मदर टंग सीखता है, अपनी सोसाइटी में रहता है तो वहाँ से कल्चर सीखता है अपनी कम्युनिटी के। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाइगॉट्स की सोशियो कल्चर थ्योरी देखते हैं। फर्स्ट रहेगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD भी कहा जाता है। दिस इज द गैप बिटवीन what a learner can do independently and what they can achieve with guidance and support. Learning happens best when instruction targets this zone, as it challenges the learner without causing frustration. तो ZPD में क्या होता है कि ये एक गैप रहता है कि लर्नर अकेले इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और किसी के गाइडेंस और सपोर्ट के साथ क्या कर सकता है, जो उसका रियल डेवलपमेंट रहता है, और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट रहता है उसके बीच का ये डिफरेंस रहता है, उसको हम ZPD कहते हैं। उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर्स or more knowledgeable peers to help the learner master a task. As the learner's competence increases, the support is gradually removed. तो स्कैफोल्डिंग भी ये रहता है कि जो टीचर्स या अपने साथ वाले जो पीयर्स रहते हैं, वो जब आपको एक टेम्परेरी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। एक इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा रहता है, साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में हम उसकी साइकिल में सपोर्टर्स लगाते हैं कि ताकि वो सीखने लग जाए। सपोर्टर्स के फॉर्म में हम उसकी हेल्प करते हैं साइकिल चलाना सिखाने के लिए, और जब बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है तो हम वो सपोर्टर्स रिमूव कर देते हैं और वो बच्चा अपने आप साइकिल चलाने लग जाता है। ये होता है स्कैफोल्डिंग, कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको सपोर्ट करना। इसके बाद आता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। MQ refers to someone who has a higher level of knowledge or skill than the learner, such as teacher, parent or peer, who helps guide the learner through the ZPD. मतलब कि जो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वाले लोग रहते हैं वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या हमारे साथ वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये रहता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कल्चरल टूल्स। Vygotsky emphasized that tools provided by culture like language, writing or number system plays a crucial role in cognitive development. Vygotsky ने कहा कि जो कल्चर से जो हमको टूल्स प्रोवाइडेड रहते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, राइटिंग और नंबर सिस्टम, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। लैंग्वेज इन पर्टिकुलर इज सेंट्रल टू हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड इंटरनलाइज न्यू इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है बच्चे की लर्निंग में। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल इंटरैक्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फंडामेंटली शेप्ड बाय सोशल इंटरैक्शन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो फंडामेंटली शेप किया जाता है, वो सोशल इंटरैक्शन के थ्रू ही किया जाता है। थ्रू इंटरैक्शन विथ MQs, लर्नर्स एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। जो हमने देखा था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। लर्नर्स एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज विच दे इंटरनलाइज ओवर टाइम। नेक्स्ट रहता है लैंग्वेज एंड थॉट। Vygotsky argued that language is not only a communication tool
बट ऑल्सो क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की ने इस चीज़ पर आर्ग्यू किया कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल ही नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। थॉट and language start as a separate system in young children but gradually merge to form verbal thinking। जो थॉट और लैंग्वेज रहते हैं वो सेपरेट सिस्टम की तरह छोटे बच्चों में काम करता है और बड़े होते होते वो उनकी वर्बल थिंकिंग में चेंज होता जाता है। His theory contrasts with the individualistic approaches to learning like Piaget by emphasizing the importance of culture and collaboration. In a classroom, applying Vygotsky's theory would involve group work, discussions, and guided learning experience that encourages peer-to-peer teaching and teacher intervention within the ZPD। वाइगॉट्स्की के अनुसार लेव वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक परस्पर क्रिया की मौलिक भूमिका पर जोर देता है। उन्होंने माना कि समुदाय और संस्कृति, जो समुदाय है और संस्कृति किसी व्यक्ति के सोच और सीखने को आकार देते हैं। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार जो समुदाय है और संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और किसी व्यक्ति के सीखने और समझने की जो शक्ति रहती है उसको ये बढ़ावा देता है और विकास को इसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है निकटतम विकास क्षेत्र ZPD। यह वह अंतराल है जो एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह मार्गदर्शन और समर्थन के साथ प्राप्त कर सकता है। जब निर्देश इस क्षेत्र को लक्षित करता है तो सीखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह शिक्षार्थी को चुनौती देता है कि बिना निराशा के वह अपना काम कर सकता है। तो ये जो रहता है ये एक गैप रहता है जो शिक्षार्थी जो है वो या तो खुद इंडिपेंडेंटली करता है और किसी की हेल्प के साथ जो करता रहता है, जो उसका रियल डेवलपमेंट और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट रहता है उसके बीच का अंतर रहता है ये। उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शिक्षकों या अधिक जानकार सहकर्मियों द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन है जो शिक्षार्थी को किसी कार्य में महारत हासिल करने में मदद करता है। जैसे जैसे शिक्षार्थी की योग्यता बढ़ती है समर्थन धीरे धीरे हटा दिया जाता है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प रहती है जो बच्चे को कुछ टाइम के लिए दी जाती है जब तक उसको ज़रूरत है। जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी बताया था कि अगर एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हम जो उसको सपोर्टर जो प्रोवाइड करते हैं साइकिल में वो स्कैफोल्डिंग की तरह ही रहता है कि एक उसको टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं कि जब तक बच्चा साइकिल चलाना ना सीख जाए। जैसे ही वो चलाना सीख जाता है तो हम वो सपोर्टर्स हटा देते हैं। तो यही चीज़ रहती है स्कैफोल्डिंग कि बच्चे को पढ़ाई में भी जिस तरीके की ज़रूरत है कोई टीचर या उसका साथ का ही स्टूडेंट बच्चे की हेल्प करता है और जैसे जैसे बच्चे को वो चीज़ समझ में आने लगती है तो वो धीरे धीरे वो सपोर्ट हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है अधिक जानकार दूसरा MKO। MQ किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास शिक्षार्थी की तुलना में अधिक ज्ञान या कौशल है, जैसे कि शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी जो शिक्षार्थी को ZPD के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक उपकरण। वाइगॉट्स्की ने जोर दिया कि संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए उपकरण जैसे कि भाषा, लेखन या संख्या प्रणाली संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा विशेष रूप से बच्चों को कैसे सीखते हैं और नई जानकारी को आत्मसात करते हैं, ये केंद्रीय है इसमें। इसके बाद आता है सामाजिक परस्पर क्रिया। संज्ञानात्मक विकास मौलिक रूप से सामाजिक परस्पर क्रिया द्वारा आकार दिया जाता है। MKO के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी नई कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं
जिन्हें वे समय समय पर आत्मसात करते रहते हैं। उसके बाद आता है भाषा और विचार। वाइगॉट्स्की ने तर्क दिया कि भाषा न केवल एक संचार उपकरण है बल्कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। विचार और भाषा युवा बच्चों में अलग अलग प्रणालियों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मौखिक सोच के रूप में विलीन हो जाती है। उनका सिद्धांत सीखने के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोणों जैसे पियाजे के साथ विरोधाभास करता है। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार जो भाषा और चिंतन होता है वो शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगॉट्स्की के अनुसार पहले भाषा आई है, भाषा, और उसके बाद उनका आया है विचार। भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो रहते हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है, क्योंकि भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी गाइड करती रहती है। निजी भाषण जो रहता है, प्राइवेट स्पीच, बच्चों को अपने ही कार्यों को करने में निर्देश देती है, जिससे कि भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वाइगॉट्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है, ये हम समझ सकते हैं। और जीन पियाजे ने बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि जो वाइगॉट्स्की हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक माध्यम प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसके बाद आता है जेरोम ब्रूनर्स थ्योरी, ऑफन रेफर्ड to as the constructivist theory, focuses on how children learn and construct knowledge. He emphasized the importance of active learning and how learners make the sense of world by organizing and categorizing information. Key aspects क्या हैं इसके, वो हम देखते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, पहला है डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस whereas learners construct new ideas based on their current and past knowledge. ब्रूनर ने बताया कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। He emphasized discovery learning where students are encouraged to explore and find solution on their own. उनके हिसाब उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसके हिसाब से बच्चे एक्सप्लोर करें और चीज़ों का सॉल्यूशन खुद के हिसाब से सीखें। उनको एनकरेज किया जाए कि वो खुद से ही चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढे, इससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। उनका मेन फोकस यही था कि बच्चों को एनकरेज किया जाए है, ना कि उनको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया जाए, रेदर देन बीइंग गिवन इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। ये रहती है हमारी डिस्कवरी लर्निंग। इसके बाद आता है स्पाइरल करिकुलम। Bruner introduced the concept of spiral curriculum, which means that complex topics are revisited repeatedly over time with increasing levels of difficulty. Spiral curriculum मतलब होता है कि जैसे हम स्पाइरल एक शेप हम समझते हैं, वैसा ही ये करिकुलम में इसको यूज़ किया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स रहते हैं जो पढ़ाए गए उनको बार बार टाइम टू टाइम उनको क्लास में दोहराया जाए और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ा दी जाए, ताकि बच्चे को वो टाइम के साथ याद रहता जाए। दिस अलाउज लर्नर्स टू बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग एज दे डेवलप कॉग्निटिवली। इससे क्या होता है कि जो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसको बेहतर समझता है, वो कॉग्निटिवली उसको और ज़्यादा समझता जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ब्रूनर आइडेंटिफाइड 3 मोड्स through which learners represent and process knowledge. पहला जो है इनएक्टिव मोड, जो कि है 0 से 1 ईयर्स तक का। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्शन बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो सीखता है ना वो अपने मूवमेंट और एक्शन के थ्रू सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के पास एक बुक है, बच्चा एक बुक से खेल रहा है, तो वो बच्चा बुक को टच करेगा, मुंह में लेगा और उसके जो भी एक्शंस रहेगा, बुक को खोलेगा, बंद करेगा, जो भी बच्चा उसको टच कर रहा है बुक को, उससे वो सीख रहा है। ये होती है इनएक्टिव मोड 0 से
1 ईयर तक की। डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है और उसी से वो सीख रहा है। उसके बाद आती है आइकॉनिक मोड, जो कि है 1 से 6 ईयर्स तक की। लर्निंग थ्रू इमेजेस एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर बेस्ड लर्निंग। तो जैसा मैंने बताया कि अगर बच्चे के पास एक बुक है तो इनएक्टिव मोड में क्या हो रहा था कि बच्चा बुक से खेल रहा है, उसको टच कर रहा है, मुंह में ले रहा है, जो भी उसके फिजिकल एक्शंस थे वो उससे सीख रहा था। उसके बाद जो आ जाती है आइकॉनिक मोड आता है, ये थोड़ा लर्निंग मोड रहता है। इसमें जो बच्चा रहता है उसकी इमेजेस और जो उसमें आइकन्स रहते हैं, जैसा कि इसमें है पिक्चर बेस्ड लर्निंग, पिक्चर्स को देखता है, उनको विजुअलाइज करता है और अपने विजुअल सेंसेस से उसको सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है सिंबॉलिक मोड, जो कि है 7 ईयर्स एंड ओल्डर। लर्निंग थ्रू सिंबल्स सच एज लैंग्वेज, नंबर्स एंड फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो बच्चे के पास जो बुक है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ती जाती है और जो सिंबल्स हैं वो उसको देख के पढ़ने की कोशिश करता है, समझता है, रिसर्च के लिए उस बुक को पढ़ता है और जो इमेजिनेशन और सिंबल से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है स्टेज में। Scaffolding. Similar to Vygotsky concept, Brunner emphasized the importance of scaffolding in education. Scaffolding refers to the guidance and support provided by a teacher or more knowledgeable person to help students to achieve tasks they wouldn't be able to accomplish on their own. तो स्कैफोल्डिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वो टेम्पररी हेल्प, गाइडेंस या सपोर्ट रहता है, आपके टीचर से मिलता है या फिर और जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहता है उससे ये नॉलेज मिलता है आपको। एक टेम्पररी सपोर्ट रहता है तब तक के लिए कि जब तक आप अपना टारगेट अचीव ना कर पाओ। एज अ लर्नर बिकम्स मोर कैपेबल, द सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड। जैसे ही लर्नर कैपेबल हो जाता है तो ये सपोर्ट हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है रेडीनेस फॉर लर्निंग। Bruner believed that any subject can be taught effectively to a learner at any stage of development. Bruner ने माना कि कोई भी सब्जेक्ट है इफेक्टिवली आप उसको लर्नर को किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू बता सकते हैं उसको, एज इट इज़ प्रेजेंटेड इन एन अप्रोप्रिएट वे। अगर वो अप्रोप्रिएट वे में आप उसको बताएंगे तो आप उसको कभी भी बता सकते हैं। एक रेडीनेस होनी चाहिए लर्नर के पास। He argued that children are capable of understanding complex concepts if the instruction is tailored to their level of cognitive development. तो इसका जो कंक्लूजन है वो है, ब्रूनर्स थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो ब्रूनर बताता है। द रोल ऑफ टीचर्स इन सपोर्टिंग लर्नर्स थ्रू स्कैफोल्डिंग एंड द आइडिया दैट नॉलेज शुड बी रीविजिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज शुड बी रीविजिटेड एंड रीस्ट्रक्चर्ड ओवर टाइम। His work laid the foundation for modern constructivist approaches to teaching and learning, emphasizing that learning is a process of constructing meaning based on interaction with the world. जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, जिसे अक्सर संरचनावादी सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहा जाता है, इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ब्रूनर ने सक्रिय सीखने, एक्टिव लर्निंग और इस पर जोर दिया है कि कैसे सीखने वाले जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करके दुनिया को समझते हैं। उनके सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं खोज, परख, अधिगम, जो कि है डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का मानना था कि सीखना जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहाँ सीखने वाले अपने वर्तमान और पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। जो उनका वर्तमान और जो पिछला ज्ञान है उसके आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। उन्होंने खोज, परख, अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग पर जोर दिया है, जिसमें छात्रों को स्वयं अन्वेषण करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें सीधे जानकारी दी जाए। इसमें यह रहता है कि बच्चा खुद से ही कोशिश करे सीखने की, किसी चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करे, ना कि उसको सीधे जानकारी दे दी जाए। उसके बाद आता है स्पाइरल पाठ्यक्रम। ब्रूनर ने स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका मतलब है कि जटिल विषयों को बार बार पुनः प्रस्तुत किया जाए।
जिसमें कठिनाई का स्तर समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये सीखने वालों को पिछले ज्ञान के पर आधारित होने और उनके संज्ञानात्मक विकास के साथ गहन समझ विकसित करने की अनुमति देता है। कि जो पुराना जो हमने टॉपिक पढ़ चुका है और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसको बार बार पढ़ना रिपीटेडली और उसको क्लास में डिस्कस करना है कि बच्चों को वो और अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए। इसके बाद आता है प्रतिनिधित्व के तरीके, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ब्रूनर ने 3 तरीके पहचान जिनसे सीखने वाले ज्ञान का प्रतिनिधित्व और प्रसंस्करण करते हैं। पहला है सक्रिय मोड, जो कि है इनएक्टिव मोड, 0 से 1 वर्ष की आयु का। वस्तुओं के प्रत्यक्ष हेरफेर और संपर्क से सीखना, क्रिया आधारित सीखना। इसमें बच्चा जो है उसके पास जो भी चीज़ रहती है, जैसे किताब ही है, उसको छूकर उसके मूवमेंट से उसको मुंह में लेके या उसको जो फिजिकली वो टच करता है, हेर फेर करता है, उससे ही वो सीखता है, उसके संपर्क में आने से वो बच्चा सीखता है। उसके बाद आती है आइकॉनिक मोड, जो है 1 से 6 वर्ष की, कि बच्चे के पास जो किताब है वो उसको देखेगा, चित्रों और दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से सीखता है। जो किताब में जो चित्र हैं उसके आधार पर उनको देखकर वो सीखता है। उसके बाद आता है प्रतीकात्मक मोड, सिंबॉलिक मोड, जो कि 7 वर्ष से अधिक तक की रहती है। प्रतीकों के माध्यम से सीखना, जैसे भाषा, संख्या और औपचारिक ज्ञान प्रणालियाँ। बच्चा अपने इमेजिनेशन और जो सिंबल्स वो देखता है, किताब पढ़ता है, उससे वो सीखता है। उसके बाद आता है सहारा देना, स्कैफोल्डिंग। ब्रूनर ने शिक्षा में सहारा देना, स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया पर भी जोर दिया है, जो कि वाइगोट्स्की के विचार से मिलता जुलता है। इसमें शिक्षक या अन्य जानकार व्यक्ति द्वारा छात्रों को उस कार्य में मदद की जाती है जो वो अकेले नहीं कर सकता है। जब सीखने वाला अधिक सक्षम हो जाता है तो वह सहायता धीरे धीरे हटा दी जाती है। यह होता है स्कैफोल्डिंग। उसके बाद आता है सीखने की तैयारी, रेडीनेस फॉर लर्निंग। ब्रूनर का मानना था कि किसी भी विषय को किसी भी उम्र में बच्चे को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे जटिल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं यदि उन्हें उनके संज्ञानात्मक विकास के स्तर के अनुसार सिखाया जाए। तो इसका निष्कर्ष है कि ब्रूनर का सिद्धांत सक्रिय भागीदारी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को समर्थन देने की भूमिका और ज्ञान को समय के साथ पुनः प्रस्तुत करने और पुनर्गठित करने के विचार को महत्व देता है। उनका काम आधुनिक संरचनावादी दृष्टिकोणों के लिए एक नींव रखता है, जो यह मानता है कि सीखना दुनिया के साथ बातचीत के आधार पर अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसके बाद आता है अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। Albert Bandura was a Canadian-American psychologist widely regarded for his groundbreaking contribution to psychology, particularly in the areas of social learning and efficacy. Born in 1925, Bandura became known for his revolutionary idea that people learn not just through direct experiences but also by observing others. His influential research including the famous बोबो डॉल experiment, इनका एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, changed the way psychologists understand how behavior are acquired and has had profound impact on education, therapy and social behavior. Bandura's social learning theory. Albert Bandura's social learning theory suggests that learning occurs within a social context and can happen purely through observation and direct instruction, even in the absence of motor reproduction or direct reinforcement. This theory blends cognitive and behavioral frameworks and emphasizes the importance of observing, imitating and modeling the behavior of others. तो बंडूरा का जो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये दूसरों के व्यवहार को सीखना और मान्य अमान्य बताना ये है इसका, कि ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके और मॉडलिंग करके हम कैसे दूसरों से हम सीखते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो इसका फर्स्ट रहेगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग।
Definition: observational learning is the process of learning behavior by watching others. Instead of learning through trial and error, individual can learn by seeing the actions and outcomes experienced by others. Example: a child learns to tie their shoes by watching parents or other siblings. तो ये जो रहता है पहला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है कि ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, दूसरों को देखकर सीखने की ये प्रक्रिया है। इंस्टेड ऑफ खुद ही ट्राई करना, यह है दूसरों को देखकर करता है। जैसे कि एक बच्चा है कि अगर किसी को शूज़ पहनना देख रहा है, वो अगर कि उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन शूज़ पहन रहे हैं तो बच्चा भी वो खुद से पहनने की कोशिश करता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। Bandura's most famous study, the Bobo doll experiment 1961, demonstrated the power of observational learning. इसमें जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में उन्होंने बात की है। इन दी स्टडी, चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व्ड एन एडल्ट एक्टिंग एग्रेसिवली टुवर्ड अ बोबो डॉल वर मोर लाइकली टू इमिटेट दोज एग्रेसिव बिहेवियर्स। मतलब इन्होंने देखा कि जो एडल्ट्स हैं बोबो डॉल के साथ बहुत एग्रेसिव उन लोगों का बिहेवियर है कि वो डॉल को मार रहे हैं और फाइटिंग वाला सीन देख रहे हैं वो, तो वही वो एग्रेसिव बिहेवियर खुद इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। This showed that children learn and replicate behaviors they see in others, especially when those behaviors are modeled by authority figures or role models. कि जब उन्होंने देखा कि कोई डॉल को मार रहा है तो उन्होंने सिमिलर वही चीज़ दोहराने की कोशिश की, उन्होंने भी डॉल के साथ वही बिहेवियर किया। दूसरी ओर जब वो देखते हैं कि दूसरा जो पर्सन है वो बहुत प्यार से बात कर रहा है या डॉल को बहुत केयर कर रहा है तो वही वो चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ओवरऑल मतलब वो है कि बच्चा जो देखता है वही करने की कोशिश करता है, और जब उनके रोल मॉडल्स और जो ऑडिटरी फिगर्स हैं, अथॉरिटी फिगर्स हैं, वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। Definition: Bandura's concept of reciprocal determinism refers to the dynamic and mutual interaction between a person's behavior, their environment, and their personal factors like thoughts and beliefs. This means that an individual's action can shape their environment and the environment can influence their behavior in return. इसका एग्जाम्पल है कि a child who is praised for reading books will likely to develop a love for reading and continue to read more books, creating a cycle that reinforce that behavior. तो ये होता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें जिस बच्चे को किसी चीज़ के लिए प्रेज किया जाए कि अगर वो बुक रीडिंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसको प्रेज किया जाएगा तो वो रीडिंग को कंटिन्यू रखेगा उस बिहेवियर को और वो साइकिल उसकी चलती रहेगी। इसके बाद आता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। इसकी डेफिनेशन है बंडूरा proposed that learning could also occur through vicarious reinforcement, which means that individuals can learn not only by experiencing rewards or punishments themselves but by observing others being rewarded or punished for their behavior. तो इसमें ये बताया गया है कि जो लर्नर है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको ही रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट मिले उससे वो सीखेगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो सामने वाले को क्या मिल रहा है अवार्ड्स और पनिशमेंट, उसके बिहेवियर को देख के भी वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है। इसका एग्जांपल होगा इफ़ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ क्लासमेट रिसीविंग प्रोज फॉर टर्निंग इन देयर होमवर्क ऑन टाइम, the observing student may be more likely to turn in their homework on time even though they didn't directly receive the praise. तो इसका मतलब होगा कि अगर उसने देखा कि जो सामने वाला उसका बच्चा है क्लास में उसको टाइम पर होमवर्क करने के लिए टीचर प्रेज कर रही है तो वो भी सोचता है कि मैं भी अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करूं तो मेरे साथ पे यही चीज़ होगी, तो वो देखकर सीखता है कि मुझे भी टीचर प्रेज करेगी। इसके बाद आता है सेल्फ एफिकेसी। One of Bandura's most influential ideas is self-efficacy, which refers to a person's belief in their ability to successfully complete a task or achieve a goal. High self-efficacy leads to a greater motivation and persistence in facing challenges, while low self-efficacy can result in avoidance of difficult tasks.
इसका एग्जाम्पल रहेगा, अ स्टूडेंट विथ हाई सेल्फ एफिकेसी इन मैथ्स विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट सॉल्विंग चैलेंजिंग मैथ्स प्रॉब्लम्स and will put more efforts into studying, believing that they can succeed. एक जो स्टूडेंट है हाई सेल्फ एफिकेसी वाला मैथ्स में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है कि अगर उसकी सॉल्विंग और जो मैथ्स सॉल्विंग स्किल्स हैं वो अगर अच्छी हैं तो वो उसको और एफर्ट्स डालता है ताकि वो और ज़्यादा सक्सीड हो सके अपने काम में. इसके बाद आता है की प्रोसेसेस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. Bandura identified 4 key processes necessary for observational learning to occur. पहला है attention. The learner must first pay attention to the behavior being modeled. Distractions or lack of interest can prevent the behavior from being learned. तो जो पहला है वो attention है, मतलब कि नोटिस करना कि वो जो बिहेवियर जो मॉडल कर रहा है उसको नोटिस करना, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस और लैक ऑफ इंटरेस्ट जो रहते हैं ना वो उससे उसको बचना चाहिए कि जो है उनका डाइवर्ट ना हो वो. उसके बाद है रिटेंशन. द लर्नर मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द बिहेवियर दे ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर टू रिप्लिकेट इट लेटर. तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्व करना कि जो भी उनका बिहेवियर है वो उसको याद रखना और ऑब्जर्व करना कि ताकि जब बाद में ज़रूरत हो तो वो उसको रिटेन कर पाए. इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन. द लर्नर मस्ट हैव द एबिलिटी एंड स्किल्स टू फिजिकली और मेंटली रिप्रोड्यूस द बिहेवियर. मतलब जब वो उसको जब भी ज़रूरत होगी तो वो अपने एक्शन को परफॉर्म कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके अपने बिहेवियर को. उसके बाद आता है मोटिवेशन. देयर मस्ट बी अ रीज़न और मोटिवेशन फॉर द लर्नर टू इमिटेट द बिहेवियर which is often influenced by whether the observed behavior is rewarded or punished. कि there must be a reason और motivation, कि एक रीज़न और मोटिवेशन होना चाहिए लर्नर के पास वो बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए, which is often influenced by whether the observed behavior is rewarded or punished. अल्बर्ट बंडूरा एक कनाडाई अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से सामाजिक अधिगम और आत्म प्रभावकारिता के क्षेत्र में. 1925 में जन्मे बंडूरा ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि लोग केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं. उनका प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग इस बात को दर्शाता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके उन्हें अपनाते हैं, जो शिक्षा, उपचार और सामाजिक व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है. बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी. सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है और यह केवल अवलोकन या प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से हो सकता है, भले ही प्रत्यक्ष प्रबलन, रीइंफोर्समेंट या मोटर पुनरुत्पादन की अनुपस्थिति हो. यह सिद्धांत संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी ढांचों का मिश्रण है और दूसरों के व्यवहारों को देखने, अनुकरण करने और मॉडलिंग करने के महत्व को दर्शाता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. बंडूरा के सिद्धांत के जो प्रमुख घटक हैं वो देखते हैं. पहला है अवलोकनात्मक अधिगम, जो कि होता है मॉडलिंग. इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी हम बोल सकते हैं. इसकी परिभाषा होती है अवलोकनात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है. प्रत्यक्ष अनुभव की बजाय व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं और उनके परिणामों को देखकर सीखता है. जैसे कि उदाहरण में एक बच्चा अपने माता पिता या बड़े भाई को देखकर जूते के फीते बांधना सीखता है. ये हो जाता है मॉडलिंग, कि एक बच्चा मॉडलिंग के थ्रू कैसे अपनी चीज़ें सीख रहा है. उसके बाद आता है सेकंड, बोबो डॉल प्रयोग. बंडूरा का सबसे प्रसिद्ध अध्ययन है ये बोबो डॉल प्रयोग, जो कि 1961 में आया था. अवलोकनात्मक अधिगम की शक्ति को दर्शाता है. इस प्रयोग में जिन बच्चों ने एक वयस्क को बोबो डॉल, एक बड़ी और फूली हुई गुड़िया जो है, उस पर आक्रामकता दिखाते हुए देखा तो वह भी आक्रामक व्यवहार को दोहराने की संभावना रखते थे.
इस अध्ययन ने दिखाया कि बच्चे दूसरों के देखे गए व्यवहारों को अपनाते हैं, विशेष रूप से जब वह व्यवहार उनके आदर्श या प्राधिकरण के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका मतलब है कि जब बच्चों ने देखा कि जो उनके रोल मॉडल्स हैं वो जब डॉल जब उनके सामने आई तो वो डॉल के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उनकी जो फीलिंग है वो हेट वाली फीलिंग है, तो बच्चे ने भी वही दोहराने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर वो देखते हैं कि उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो जो डॉल है उसके साथ बहुत लव और केयर के साथ रह रहे हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखता है और वही दोहराने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा जो भी व्यवहार देखता है और जो अगर वो व्यवहार उनके आदर्श या प्राधिकरण के द्वारा होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ उन्होंने की है तो ये सही ही होगा, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है पारस्परिक निर्धारण, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो बंडूरा का पारस्परिक निर्धारण का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति के व्यवहार उसके व्यक्तिगत कारक जैसे विचार और विश्वास और उसका पर्यावरण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की क्रियाएं उसके पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं और बदले में पर्यावरण उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र जिसे पढ़ाई के लिए सराहा जाता है, उसमें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और वह पढ़ाई में अधिक समय लगाने लगता है, ये उसका व्यवहार बन जाता है, जो फिर ये उसके व्यवहार को सुदृढ़ करता है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष प्रबलन। बंडूरा ने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रबलन के माध्यम से भी सीख सकता है, यानी लोग केवल खुद को इनाम या सज़ा मिलने से ही नहीं बल्कि दूसरों को इनाम या सज़ा मिलते देखकर भी सीख सकते हैं। इसका उदाहरण होगा कि यदि एक छात्र है, उसके सहपाठी को समय पर होमवर्क जमा करने के लिए प्रशंसा मिल रही है उसके टीचर के ज़रिए, तो वह भी सोचता है कि मैं भी अपना होमवर्क टाइम पे जमा करूँगा तो मुझे भी वही प्रशंसा मिलेगी, तो इसीलिए वो करने के लिए उसको प्रेरित होता है। उसके बाद आता है आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी। बंडूरा का आत्म प्रभावीकर्ता का विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति का यह विश्वास कि वह किसी विशेष कार्य में सफल हो सकता है उसके प्रयास और प्रेरणा को प्रभावित करता है। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं, जबकि कम आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्ति कठिन कार्यों से बचते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को पूरा विश्वास है कि वो एक जो काम करने जा रहा है उसमें सफल हो सकता है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और उसको करने में बहुत उसकी प्रेरणा भी रहती है और बहुत अच्छे से उसको प्रयास करता है। दूसरी तरफ कि जिनमें ये आत्म प्रभावकारिता वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो कुछ भी काम करने में अधिक सक्षम होते हैं, जबकि जो कम आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्ति रहते हैं वो कठिन कार्य करने से बचते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे। गणित में जो आत्म प्रभावकारिता वाला एक छात्र चुनौतीपूर्ण सवालों को हल करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करेगा। अगर किसी बच्चे को गणित के सवाल दिए गए हैं और अगर उसको पहले से आता है तो वो उसको करने में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंट महसूस करेगा और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। वहीं जो दूसरी तरफ जो कम आत्म प्रभावकारिता वाला जो छात्र है वो उस सवाल को करने से बचेगा, उसको यही लगेगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसको नहीं करता है। इसके बाद आता है अवलोकनात्मक अधिगम के 4 प्रमुख घटक। बंडूरा ने अवलोकनात्मक अधिगम के 4 प्रमुख घटकों की पहचान की है। पहला है ध्यान, अटेंशन। सीखने वाले को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान न देने या रुचि की कमी के कारण व्यवहार नहीं सीखा जा सकता है। तो इसीलिए यह है कि जो ध्यान देना, किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो इसलिए उसको नोटिस करना, उसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान की कमी रहेगी तो वो उसको अच्छे से नहीं सीख सकता है। इसके बाद आता है स्मृति, रिटेंशन। देखे गए व्यवहार को दोहराने के लिए याद रखने की क्षमता होनी चाहिए कि हमने जो भी देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो हमको
उसको दोहराने के लिए उसको याद रखने की क्षमता होनी चाहिए कि जब हम वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो चीज़ याद भी रहनी चाहिए। फिर आता है पुनर्उत्पादन, रिप्रोडक्शन। सीखने वाले में उस व्यवहार को शारीरिक या मानसिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो भी हमने सीखा है उसको शारीरिक और मानसिक तरीके से वापस उसको दोहराना है, तो वो पूरी तरीके से उतनी क्षमता होनी चाहिए लर्नर में। उसके बाद आता है प्रेरणा, मोटिवेशन। व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए जो अक्सर अवलोकन किए गए परिणामों, इनाम या सजा पर आधारित होती है। इसका निष्कर्ष है कि बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति जो है वो विशेष रूप से बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। जो बच्चे हैं अधिकतर दूसरों का अवलोकन करके ही सीखते हैं। यह सिद्धांत शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिससे यह समझाया गया है कि सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम ही नहीं होता है, बल्कि ये समाज में दूसरों को देखकर भी होता है। इसके बाद आता है एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन was a German American developmental psychologist and psychoanalyst known for his theory on psychosocial development. Erikson's psychosocial theory focuses on the development of personality and psychosocial skills through a person's lifespan. He proposed that individuals go through 8 distinct stages of psychosocial development from infancy to adulthood, and at each stage they face a specific crisis or conflict. Successfully resolving these conflicts leads to a healthier personality development, while failure can result in difficulty in later stages of life. तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन के हिसाब से। फर्स्ट आएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि रहता है 0 से 1 ईयर तक की एज में। इसमें क्राइसिस, द इन्फेंट मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन केयर गिवर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब जो है इन्फेंट है उसको एक ट्रस्ट, सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करना होता है जो भी उसके केयर गिवर्स है या फिर जो लोग उसके आसपास है। तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहता है? इफ केयर गिवर्स आर रिलायबल एंड अफेक्शनेट द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। कि जिन बच्चों को पेरेंट्स से प्यार मिलता है, केयर गिवर्स से प्यार मिलता है, तो उन बच्चों में ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है, वो ट्रस्ट करना सीखते हैं। उसका नेगेटिव आउटकम होगा इनकंसिस्टेंट केयर कैन लीड टू मिसट्रस्ट एंड इनसिक्योरिटी। और जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, इनसिक्योर फील करते हैं, उसमें उन बच्चों में एक मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसके बाद सेकंड आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये अर्ली चाइल्डहुड 1 से 3 इयर्स के बीच का ये स्टेज रहता है। में चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू एसर्ट इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो बच्चा जो है खुद से ही अपना काम इसमें करना चाहता है, खुद को इंडिपेंडेंट फील कराना चाहता है और पर्सनल कंट्रोल, उसकी जो भी फिजिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग है उसमें वो खुद इंडिपेंडेंट फील करना चाहता है। तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या है? एनकरेजमेंट ऑफ ऑटोनॉमी लीड्स टू कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी। कि बच्चा जो खुद से करना चाहता है, कपड़े पहनना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अगर उसको उस चीज़ में एनकरेज करते हैं पेरेंट्स, तो वो उसको उसके लिए एक पॉजिटिव आउटकम रहता है। लेकिन अगर बच्चों को उसमें नहीं एनकरेज करा जाता है, क्रिटिसिज्म उनको देखने को मिलता है और ओवर कंट्रोल रहता है, तो बच्चों को शेम और डाउट की स्थिति उनके अंदर पैदा हो जाती है। उनको ये बार बार कहा जाता है कि अरे नहीं, तुम अच्छे से नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमको खुद नहीं करना है, हम हेल्प करेंगे। तो बच्चा इसमें नेगेटिव आउटकम बच्चे का आता है। तो ये वाली जो स्टेज रहती है कहलाती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसके बाद आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये रहती है प्री स्कूल 3 to 6 इयर्स के एज ग्रुप में ये रहती है। चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड लीडरशिप इन प्ले एंड सोशल इंटरेक्शंस। जो बच्चे जो है कंट्रोल और लीडरशिप करना चाहते हैं इसमें, जो अपने खेलते हैं और जो उनकी सोशल इंटरेक्शंस हैं उसमें।
तो पॉजिटिव आउटकम क्या होगा? चिल्ड्रन हु आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फील कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स। बच्चों का जो थोड़ा विकास हो जाता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें पूछने लग जाते हैं। तो बच्चों को अगर एनकरेज आप करेंगे तो बच्चों को कैपेबल फील होता है और वो उनमें एक लीडरशिप वाली स्किल आती है। और अगर इसका नेगेटिव आउटकम क्या है कि इफ़ डिस्करेज्ड, अगर डिस्करेज किया उसको और कंट्रोल करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, तो चिल्ड्रन में डेवलप गिल्ट अबाउट देयर डिज़ायर्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो बच्चे में एक गिल्ट आ जाता है कि पेरेंट्स ने उसको स्कोल्ड किया, तो गिल्ट है उनको कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे जो अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिक कौशल उनके पूरे जीवन काल में कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मनुष्य 8 प्रमुख मनोसामाजिक चरणों से गुजरता है जो शैशवावस्था से लेकर वयस्कता तक फैले होते हैं। प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक विशिष्ट संकट या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति सफलतापूर्वक इस संघर्ष को हल करता है तो उनका व्यक्तित्व और अधिक स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। सफलता से जीवन के आगे चरणों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एरिक्सन की 8 मनोसामाजिक विकास के चरणों को हम देखते हैं। तो पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवावस्था से 0 से 1 वर्ष तक की आयु का ये रहता है। इसमें पहला हम देखेंगे, शिशु को अपने देखभाल करने वालों और आसपास की दुनिया में विश्वास विकसित करना होता है। तो इसका जो सकारात्मक परिणाम है, यदि देखभाल करने वाले विश्वसनीय और स्नेही होते हैं तो बच्चा विश्वास विकसित करता है। और नकारात्मक परिणाम क्या है? असंगत देखभाल से अविश्वास और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अगर बच्चे को अविश्वास और असंगत देखने को मिलती है तो बच्चे में अविश्वास की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। बच्चों को स्वतंत्रता और शारीरिक कौशल और निर्णय लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण सीखना होता है। इसका सकारात्मक परिणाम क्या होता है? आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने से आत्मविश्वास विकसित होता है कि अगर हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अगर वो खुद से कुछ काम करना चाहता है, उसको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है, बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। और इसी का ही नकारात्मक परिणाम क्या होता है कि अगर बच्चे को हम बार बार टोकेंगे कि नहीं ये तुमने सही नहीं किया है, उसको डांटते हैं, तो बच्चे में शर्म और संदेह की जो है फीलिंग वो पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है उद्यम बनाम अपराध बोध। प्राथमिक बचपन 3 से 6 वर्ष। बच्चों को खेल और सामाजिक संपर्क में नियंत्रण और नेतृत्व का प्रयास करना होता है। इसमें बच्चा अगर यदि नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वो सक्षम महसूस करता है, ये इसका सकारात्मक परिणाम होता है। और अगर बच्चे पर अत्यधिक नियंत्रण रहता है, हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है बच्चों को, तो बच्चों में अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसका जो रहता है नकारात्मक परिणाम रहता है। 4th पॉइंट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये जो रहता है ये स्कूल एज में रहता है, 6 to 12 ईयर्स का एज ग्रुप रहता है। इसमें चिल्ड्रन मस्ट कोप विथ न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, लर्निंग टू बी इंडस्ट्रियस एंड प्रोडक्टिव। पॉजिटिव आउटकम, सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट। नेगेटिव आउटकम, फेलियर टू मैनेज दीज चैलेंजेस कैन लीड टू फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा समझदार हो चुका होता है, स्कूल एज रहती है बच्चे की, तो वो नई नई अपनी सोशल और एकेडमिक जो चीज़ें रहती हैं वो सीखने की कोशिश करता है। और जब घर पर भी रहता है तो बच्चा जैसे घर पर है तो वो पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि हम आगे बढ़कर ये काम करें। तो अगर बच्चा पेरेंट की हेल्प करने में सक्सेसफुल रहता है, पेरेंट्स उसकी हेल्प ले लेते हैं, तो उसको अच्छा फील होता है कि हाँ मैं भी अपना इसमें मेरा भी एक पार्ट है, मेरा भी योगदान है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और अगर इन केस वो नहीं कर पाता है
तो वो खुद को उस चीज़ में असक्षम समझता है, उसके अंदर एक हीनता आती है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि मैं अपने चैलेंजेस को नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आती है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि एडोलेसेंस वाली एज है 12 से 18 ईयर्स तक की। एडोलेसेंट्स एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ और पर्सनल आइडेंटिटी। इसमें जो है बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है उसकी उनको एक समझ होती है और वो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव आउटकम, सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन। अगर वो सक्सेसफुली अपनी पहचान बनाने में काबिल हो जाते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक उनको एक डायरेक्शन मिलता है कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है। नेगेटिव आउटकम में होता है कि फेलियर टू डेवलप अ कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ में लीड टू अ कंफ्यूजन अबाउट वंस रोल इन लाइफ। अगर वो सही संगत में नहीं होते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो कंफ्यूजन में ही रहती है और उनके पास ज़्यादा फिर रास्ते नहीं रहते हैं कि उनको क्या करना है। इसके बाद आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग एडल्टहुड 18 से लेके 14 ईयर्स तक का एज ग्रुप रहता है। यंग एडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट loving relationship with other people. Positive outcome, successful relationships results in strong bonds of love and companionship. Negative outcome, failure to form these relationships can lead to loneliness and isolation. इसमें जो है व्यक्ति आत्मीयता सीखता है कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। अगर वो उस चीज़ में सक्सेसफुल रहता है रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने में तो उसको पॉजिटिव फील होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो नहीं बना पाता है किसी से तो उसको अलगाव महसूस होता है, लोनलीनेस रहती है, आइसोलेटेड फील करता है इस टाइम में। इसके बाद आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मिडिल एडल्टहुड 40 से 65 ईयर्स तक का ये एज ग्रुप है। एडल्ट्स मस्ट क्रिएट और नर्चर थिंग्स दैट विल आउटलास्ट देम, often by having children or contributing to a positive changes that benefits other. पॉजिटिव आउटकम होगा इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड हेल्प गाइड द नेक्स्ट जनरेशन फील अ सेंस ऑफ पर्पस। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का भला करने के बारे में सोचता है, कंट्रीब्यूशन का सोचता है कि क्या वो पॉजिटिव चेंजेस और क्या दूसरों के लिए बेनिफिट कर सकता है। अगर वो उस चीज़ में सक्सेसफुल है कि हम किसी का विकास कर पा रहे हैं, वो हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सोसाइटी में, गाइड कर पा रहे हैं अगली जनरेशन की, तो वो पॉजिटिव फील करता है। और अगर वो उसको लगता है कि वो उसमें नहीं कर पा रहा है किसी की हेल्प तो उसके में एक स्थिरता आ जाती है, स्टैग्नेशन, तो उसको नेगेटिव फीलिंग आती है। उद्योग बनाम हीनता, ये स्कूल आयु 6 से 12 वर्ष की रहती है। बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करना पड़ता है जिसमें उन्हें उत्पादक और परिश्रमी बनने की आवश्यकता होती है। इसका सकारात्मक परिणाम क्या होगा? सफल प्रयास से योग्यता और उपलब्धि की भावना उत्पन्न होती है। नकारात्मक परिणाम, इन चुनौतियों में असफलता से हीनता और भावना उत्पन्न हो सकती है। इसमें अगर उसको लगता है कि मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ और मैं अगर हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको ये नकारात्मकता या हीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है कि जो भी उसके सामने चुनौतियां हैं उसमें वो असफल महसूस कर रहा है। और दूसरे हाथ पर कि अगर वो कुछ प्रयास कर रहा है और अपनी योग्यता और उपलब्धियों के हिसाब से उसमें आगे बढ़ता जा रहा है तो उसमें उपलब्धि की भावना पैदा होती है। इसके बाद आता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की। किशोर अपनी स्वतंत्रता का अन्वेषण करते हैं और अपनी व्यक्तिगत पहचान का विकास करते हैं। सकारात्मक परिणाम, सफल अन्वेषण से मजबूत आत्म पहचान और दिशा की भावना उत्पन्न होती है। नकारात्मक परिणाम, पहचान का विकास न हो पाने पर जीवन में भूमिका को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसमें जो है वो किशोर अपनी जो स्वतंत्रता रहती है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपनी पहचान बना लेते हैं तो वो सकारात्मक महसूस करते हैं और अगर वो उस बनाने में नहीं, पीछे रह जाते हैं, अगर उनकी विकास जो है उनकी पहचान का विकास नहीं हो पाता है तो उनको हमेशा अपने जीवन को लेकर भ्रम ही उत्पन्न रहता है।
इसके बाद आता है समीपता बनाम अलगाव। जो युवा वयस्कों में को अंतरंग और प्रेम पूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। ये 18 से 14 वर्ष तक की आयु रहती है। इसका जो सकारात्मक परिणाम है, सफल संबंधों से प्रेम और साथ का मजबूत भावना उत्पन्न रहती है। अगर जो उसका जो रिलेशनशिप है वो सफल है और उसके साथ उसके सब साथ वाले हैं, घर वाले हैं, तो उसको जो है एक मजबूत भावना उसको लगती है। और अगर संबंधों में असफलता है, अकेलापन है, तो उसके अंदर अलगाव की भावना पैदा होती है। उसके बाद आता है जनरेशन बनाम ठहराव। ये रहता है मध्य वयस्कता, 40 से 65 वर्ष की आयु रहती है। इसमें वयस्कों को ऐसी चीज़ें बनानी या पोषित करनी होती हैं जो उनके बाद भी बनी रहे, जैसे बच्चों का पालन पोषण करना या समाज में योगदान देना। जो व्यक्ति में समाज में योगदान देते हैं और अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं, उनमें उद्देश्य की भावना विकसित हो जाती है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति इस चरण में रचनात्मक या उत्पादक नहीं होते हैं, तो उनमें ठहराव और उद्देश्यहीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है। ये है जनरेशन बनाम ठहराव। इसको हम इस टेबल के जरिए भी याद रख सकते हैं। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस, इसमें स्टेज आप देखेंगे, स्टेज, क्राइसिस, फेवरेबल आउटकम्स और अनफेवरेबल आउटकम्स। इसके थ्रू भी इसको याद किया जा सकता है कि क्या क्या क्राइसिस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस रहती हैं और उन हर स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या फेवरेबल आउटकम्स रहते हैं, क्या अनफेवरेबल आउटकम्स रहते हैं। ये इससे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू फ्रॉड्स साइकोएनालिटिकल थ्योरी। Sigmund Freud, often regarded as the father of psychoanalysis, developed a theory that emphasizes the influence of the unconscious mind on behavior. Freud's psychoanalytical theory focuses on how unconscious drives, desires, and early childhood experiences shape an individual's personality and behavior. He believed that mind is divided into three levels: the conscious, the preconscious, and the unconscious. The theory also introduces the structures of personality, id, ego, and superego, which works in dynamic tension to shape our thoughts, feeling, and actions. तो इनके हिसाब से जो माइंड है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड रहता है, एक कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस माइंड। और पर्सनैलिटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो हम देखते हैं की कंसेप्ट्स ऑफ फ्रॉड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो पहला है द अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉड proposed that much of human behavior is driven by unconscious motives, fear and desires. These repressed elements influence daily actions without the individual being fully aware of them. कि ये जो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड रहता है, इसमें वो बातें होती हैं कि जो आप भूल चुके होते हो, जो आपके फियर हैं या डिज़ायर्स हैं, ये वो रहता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चल रहा है। आप किसी चीज़ से डरते हैं या आपके डिज़ायर्स हैं, वो आपके माइंड में रहता है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम कर चुके हैं, वो आपके इसमें रहता है। These repressed elements influence daily actions without the individual being fully aware of them. तो इन्होंने जो 3 जो आपके बताए हैं माइंड के जो 3 लेवल्स बताए, द कॉन्शियस, द प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो आपका चेतन मन रहता है, कि मतलब आपके जो प्रेजेंट के जो विचार हैं उससे रिलेटेड रहता है, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है तो आप तुरंत अपना नाम बता देंगे कि हाँ मेरा नाम नेहा है। ये आपका है कॉन्शियस माइंड। इसके बाद है आपका प्री कॉन्शियस माइंड, इसको हम कहते हैं अर्धचेतन। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम उस चीज़ को सोचें तो हमको याद आ जाता है। जैसे कि अब हम तुरंत सोचें कि कोरोना कब आया था, तो हमको एकदम ईयर याद नहीं आएगा कि
2020 में आया था या 2021 में आया था या 2019 में आया था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमको फिर एकदम से याद आ जाता है कि हाँ 2020 में आया था कोरोना। तो ये हमारा हो जाता है प्री कॉन्शियस माइंड। उसके बाद एक रहता है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि रहता है अचेतन। इसमें वो बातें भी होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी नहीं याद आती है। जैसे कई बार हमारे एग्ज़ाम टाइम पे होता है कि कोई क्वेश्चन आया है, हम उसका आंसर बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पढ़ा भी है लेकिन हमको उस टाइम पे वो चीज़ नहीं याद आ पाती है, तो वो होगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारे तीनों माइंड के बारे में हुआ है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले इड, द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड, ऑपरेटिंग ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स। तो इड का क्या रहता है कि ये जो रहता है प्लेजर प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो हमारे नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना जो उसकी इच्छाएं रहती हैं, उसकी जो हमारी डिज़ायर्स रहती हैं उसको पूरा करने के लिए, जो नीड्स हैं उसको पूरा करने पे इसका पूरा बल रहता है। मतलब पूरा जो इसका फोकस रहता है, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करने पे इसका फोकस रहता है इड का। इसके बाद आता है ईगो, द रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड, ऑपरेटिंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। मतलब ये एक रैशनल पार्ट है माइंड का जो कि रियलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है। द ईगो मीडिएट्स बिटवीन द अनरियलिस्टिक डिमांड्स ऑफ द इड एंड द मोरलिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सुपर ईगो। तो जो ईगो रहता है, जो भी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं इड की, क्योंकि इड का तो जो है कि जो भी उसके मन में आ रहा है वो चाहता है कि वो चीज़ हो जाए, लेकिन ईगो का काम क्या है कि रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करना, कि जो समाज के द्वारा जो नैतिक सूत्र बनाए गए हैं उनके हिसाब से काम करना है। कि अगर इड का मन है कि मुझे तो कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए मुझे भले ही मुझे चोरी भी करना हो तो वो मैं कर लूँगा, लेकिन ईगो जो है एक पुलिसमैन की तरह काम करता है कि नहीं, वो चीज़ अगर आपकी ज़रूरत की नहीं है, आप उसको नहीं ले सकते तो नहीं लेना है, चोरी करना ये गलत काम है। तो वो जो रियलिटी प्रिंसिपल्स है उस पे काम करना है, जो नैतिक सूत्र है उस पे काम करता है, एथिकल मोरालिटी की बातें करता है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये ईगो का काम रहता है। इसके बाद रहता है कि सुपर ईगो, the internalized societal and parental standards acting as the moral conscience. It strives for perfection and judges actions leading to feelings of guilt and pride. इसका जो काम क्या रहता है कि जो भी समाज की जो मोरल वैल्यूज़ रहती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और परफेक्शन, और जो भी हम एक्शन लेंगे उसके लिए जो फीलिंग उसकी रहती है गिल्ट और प्राइड की रहती है, कि जो भी काम होगा एकदम सही तरीके से होना चाहिए। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का परिचय। सिगमंड फ्राइड, जिन्हें मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है, ने एक सिद्धांत विकसित किया जो अवचेतन मन के व्यवहार पर प्रभाव को प्रमुखता देता है। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि अवचेतन प्रेरणाएं, इच्छाएं और बचपन के प्रारंभिक अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। उनका मानना था कि मन 3 स्तरों में विभाजित होता है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। उनके सिद्धांत में व्यक्ति की संरचनाएं इड, ईगो और सुपर ईगो शामिल हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहला है अवचेतन मन। फ्राइड ने प्रस्तावित किया कि अधिकांश मानव व्यवहार अवचेतन प्रेरणाओं, भय और इच्छाओं द्वारा संचालित होती है। ये दबी हुई इच्छाएं व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं बिना उसके पूर्ण जागरूकता के। इसके बाद आता है व्यक्तित्व की संरचनाएं। इड, मन का आदिम और स्वाभाविक भाग जो तात्कालिक इच्छाओं और ज़रूरत की पूर्ति चाहता है। ये सुख सिद्धांत पर काम करता है। जो इड का जो काम है सिर्फ उसके मन की जो इच्छाएं हैं
और ज़रूरत है बस उसकी पूर्ति करना चाहता है। नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ये हमेशा कि अपने जो भी उसके डिज़ायर्स हैं वो देखता है। ईगो मन का तर्क संगत भाग जो वास्तविकता पर काम करता है। ईगो इड की अवास्तविक मांगों और सुपर ईगो की नैतिक बाधाओं के बीच में संतुलन बना के रखता है। ईगो जो है वो इड की जो अवास्तविक मांगे हैं और सुपर ईगो की जो नैतिक बाधा है उन दोनों के बीच में एक वो बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। परिणामों की चिंता करता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, तो एक समझदारी से एक फैसला लेता है। उसके बाद आता है सुपर ईगो। समाज और माता पिता के आंतरिकृत मानकों का प्रतिनिधित्व करता है और नैतिक चेतना के रूप में कार्य करता है। यह पूर्णता की खोज करता है और व्यक्ति को अपराध बोध या गर्व का अनुभव कराता है। ये जो है समाज के द्वारा जो नैतिक सूत्रों रहते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है। जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ हैं, इसका रहता है कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, उस पर ये काम करता है। थर्ड है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Freud proposed that children go through 5 psychosexual stages: oral, anal, phallic, latent, and genital, each characterized by pleasure focused on different areas of body. Fixation at any stage could lead to personality issues later in life. तो ओरल स्टेज क्या रहती है, 0 से 1 ईयर की रहती है। प्लेजर सेंटर्स ऑन द माउथ, कि बच्चा जो रहता है शुरू में छोटा रहता है तो अंगूठा चूसता है, तो उसका जो प्लेजर रहता है उसके अंगूठे के थ्रू ही रहता है, कि अगर उसको भूख लगी तो अंगूठा चूस रहा है, रोना आता है तो भी वह अंगूठा चूस लेता है। उसके बाद आती है एनल स्टेज, फोकसेस ऑन बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल। उसका जो फोकस रहता है बावल पे और उसके ब्लैडर कंट्रोल पे रहता है। उसके बाद आता है फैलिक स्टेज, 3 to 6 years, अटेंशन ऑन द जेनाइटल्स विद द इमर्जेंस ऑफ द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है लेटेंसी स्टेज, तो 6 से लेके प्यूबर्टी तक का सेक्सुअल फीलिंग्स आर डोरमेंट। इसके बाद आता है जेनाइटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड मैच्योर, बच्चे जो रहते हैं मैच्योर फील करते हैं इसमें। इसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म। दीज आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज द ईगो यूजेस टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। तो ये क्या होता है, ये एक अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज रहती हैं जो ईगो यूज़ करता है अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इड और सुपर ईगो के बीच में उनके लिए। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड रिप्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्शन, impact and criticism. Freud's ideas revolutionized how people understand human behavior, emphasizing the importance of early childhood experiences and the unconscious mind. However, his theory has faced criticism for being unscientific, overly focused on sexuality, and difficult to empirically test. Despite these criticisms, Freud's psychoanalytic theory remains influential in modern psychology, providing a foundation for further research into the human mind and therapy practice such as psychoanalysis. मनोदैहिक विकास की अवस्थाएं। फ्रॉइड ने कहा कि बच्चे 5 मनोदैहिक चरणों ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल से गुजरते हैं, जिसमें हर एक चरण में शरीर के विभिन्न भागों पर केंद्रित सुख से संबंधित होता है। किसी भी चरण में रुकावट व्यक्ति के भविष्य के व्यक्तिगत पर असर डाल सकती है। पहला रहता है ओरल चरण। इस चरण में जो सुख का केंद्र है वो मुंह होता है। उसके बाद आता है एनल चरण। इस चरण में मल और मूत्र पर नियंत्रण विकसित होता है। फिर है फैलिक चरण। इस चरण में बच्चे का ध्यान का केंद्र जननांग होते हैं और ओडिपस कॉम्प्लेक्स उभरता है। फिर आता है लेटेंसी चरण। इस चरण में यौन भावनाएं सुप्त रहती हैं। उसके बाद है जेनिटल चरण। इस चरण में यौन इच्छाएं परिपक्व होती हैं। फोर्थ देखेंगे रक्षा तंत्र। ये अवचेतन रणनीतियां होती हैं जिन्हें ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच संघर्ष से उत्पन्न चिंता को कम करने के लिए उपयोग करता है। कुछ प्रमुख रक्षा तंत्र हैं दमन,
अस्वीकार, विस्थापन और प्रक्षेपण। प्रभाव और आलोचना। फ्रायड के विचारों ने मानव व्यवहार को समझने के तरीके में क्रांति ला दी, विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन के अनुभव और अवचेतन मन के महत्व को उजागर करते हुए। हालांकि उनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई, जैसे कि यह बहुत अधिक यौन केंद्रित है, इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन है और ये अवैज्ञानिक भी माना गया है। इस आलोचनाओं के बावजूद फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आज भी आधुनिक मनोविज्ञान में प्रभावशाली है और मन के अध्ययन और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ब्रॉनफेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी। Uri Bronfenbrenner, a renowned developmental psychologist, proposed the ecological systems theory to explain how a child's development is influenced by the different types of environmental systems. According to Bronfenbrenner, development is shaped by the complex interactions between the child and various environmental systems, ranging from immediate surroundings to a broader societal influences. His theory emphasizes the role of both biological and environmental factors in shaping development, presenting a dynamic, multi-layered approach to understanding human growth. Key components देखते हैं। पहला है microsystem. This is the most immediate environment in which a child lives, including family, school, peer groups and neighborhood. तो ये जो एक इमीडिएट एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा रहता है, उसमें उसकी फैमिली रहती है, स्कूल रहता है और पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड रहते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दीज एंटिटीज दीज हैव द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट। इनका जो डायरेक्ट जो असर रहता है वो बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। A child's relationship with parents or teachers which directly influences their behavior and emotional development। कि एक बच्चे का जो उसके पेरेंट्स और टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप रहता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट पे। आप बच्चे को देख के समझ सकते हैं कि उसका परिवार कैसा होगा या उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस प्रकार की है। उसके बाद आता है mesosystem. This refers to the interaction between different microsystems. For example, the relationship between a child's family and their school or peer group interaction with their family. Example, how parental involvement in a child's schooling impacts academic success. कि बच्चे का जो विकास है वो different microsystems के बेसिस पे रहता है कि जो बच्चे का जो रिलेशन है, जो उसके परिवार का जो रिलेशन है अपने स्कूल के साथ वो कैसा है, वो भी मीजो सिस्टम बताता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा है बच्चे के स्कूल में, उसकी एकेडमिक्स में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। ये ब्रॉनफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत का परिचय। ऊरी ब्रॉनफेनब्रेनर एक प्रसिद्ध विकासात्मक मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के विकास को समझाने के लिए पारिस्थितिकीय प्रणालियों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बच्चे का विकास विभिन्न पर्यावरणीय प्रणालियों और उनके बीच की जटिल अंतःक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। यह सिद्धांत विकास में जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारकों की भूमिका पर जोर देता है। मानव विकास को समझने के लिए एक गतिशील बहुस्तरीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके हम लोग जो प्रमुख घटक हैं वो देखते हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम। यह बच्चे के सबसे निकट का वातावरण होता है जिसमें परिवार, स्कूल, सहपाठी और पड़ोस शामिल होते हैं। इन संस्थाओं के साथ सीधे संपर्क बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण जैसे माता पिता या शिक्षकों के साथ बच्चों के संबंध जो उसके व्यवहार और भावनात्मक विकास पर सीधे प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है मेसोसिस्टम। यह विभिन्न माइक्रोसिस्टम्स के बीच की अंतःक्रियाओं को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए बच्चे के परिवार और स्कूल के बीच का संबंध कैसा है, सहपाठियों और परिवार के बीच की बातचीत कैसी है। उदाहरण
स्कूल में माता पिता की भागीदारी बच्चे की शैक्षणिक सफलता को कैसे प्रभावित करती है, कि बच्चे कितना इन्वॉल्व हैं पढ़ाई में, ये पेरेंट्स को देखना होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इससे पता चलता है। एक्सोसिस्टम, दिस इंक्लूड्स external environments that directly influence the child such as parents, workplace और community service, कि जो environment है वो भी जो बच्चे हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पेरेंट का वर्क प्लेस, कम्युनिटी सर्विसेज, ये भी बच्चों के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं। दो द चाइल्ड डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दीज एनवायरमेंट, दे स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसका है, अ पेरेंट्स स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरमेंट माइट अफेक्ट द पेरेंट्स बिहेवियर एट होम विच इन टर्न अफेक्ट्स द चाइल्ड, कि एक पेरेंट अगर अपने ऑफिस से स्ट्रेस में है तो वो घर पर भी उसका बिहेवियर बच्चों के साथ उसी प्रकार का रहता होगा, इससे ये पता चलता है। इसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। द मैक्रो सिस्टम एनकम्पासेस द ब्रॉडर कल्चरल, सोसाइटल and policy context in which the child lives, including cultural beliefs, values, laws, and economic conditions. Example, a country's education system, social norms, or economic resources shape the opportunity available to the child. मतलब कि ये कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, सोशल नॉर्म्स हैं और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उससे भी बच्चे का जो है डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है। इसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। दिस लेयर इंक्लूड्स द डायमेंशन ऑफ टाइम, अकाउंटिंग फॉर हाउ चेंजेस ओवर टाइम इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। दिस कुड इंक्लूड मेजर लाइफ ट्रांजिशंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स और सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स। एग्जाम्पल, divorce, technological advancements और economic downturns can all alter a child's development trajectory. तो जो क्रोनो सिस्टम रहता है कि जो भी जो चेंजेस होते हैं टाइम के साथ वो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, उसका एक मेजर लाइफ ट्रांजिशंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स और जो सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स रहते हैं, जैसे कि फैमिली में अगर डिवोर्स है या डेथ है या बर्थ है, तो ये भी जो बच्चों के जो डेवलपमेंट है उस पर इफ़ेक्ट करता है, टाइम के साथ जो जो होता है उसका इफ़ेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर्स थ्योरी। दिस थ्योरी revolutionized the understanding of child's development by emphasizing the role of various environmental systems. It highlights the interconnectedness of individual, family, community and societal factors in shaping development, providing a holistic view of how external and internal factors together influence growth. This theory has been widely applied in fields such as education, psychology and social work, emphasizing the importance of supportive environments and acknowledging that child development is influenced not only by immediate surroundings but also by broader social context. थर्ड पॉइंट है एक्सोसिस्टम। तो इसमें वह बाहरी वातावरण शामिल होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं, जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल या सामुदायिक सेवाएं। भले ही बच्चा इन वातावरण का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका विकास जो है उस पर निर्भर करता है और उस पर वह प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उदाहरण है, माता पिता के काम का तनावपूर्ण माहौल उनके घर के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जो अतः बच्चे को प्रभावित कर सकता है। ये होता है एक्सोसिस्टम। ये एक इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट रहता है जो बच्चे के आसपास रहता है। उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और नीतिगत संदर्भों को समाहित करता है, जैसे सांस्कृतिक मान्यताएं, मूल्य, कानून और आर्थिक स्थितियाँ। इसका उदाहरण होता है एक देश की शिक्षा प्रणाली, सामाजिक मानदंड या आर्थिक संसाधन बच्चों के लिए उपलब्ध अवसरों को प्रभावित करते हैं। इसमें जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज रहती हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करती हैं। इसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। यह समय के आयाम को संदर्भित करता है जिसमें समय के साथ हुए परिवर्तनों का बच्चे के विकास पर प्रभाव शामिल है।
इसमें प्रमुख जीवन परिवर्तनों, ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों का प्रभाव होता है। उदाहरण, तलाक, तकनीकी प्रगति या आर्थिक मंदी जैसे कारक बच्चों के विकासात्मक मार्ग को बदल सकते हैं। जो भी टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं समय के आयाम को संदर्भित करता है कि समय के साथ जो जो चीज़ें चेंजेस आती हैं बच्चों की लाइफ में वो इसमें डिपेंड करता है। ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर के सिद्धांत का महत्व क्या है कि बाल विकास को व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण से देखता है। यह इस बात पर जोर देता है कि बच्चे का विकास केवल व्यक्तिगत कारकों पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके चारों ओर की सामाजिक और जो पर्यावरणीय प्रणालियों के जटिल अंतःक्रियाओं को से भी प्रभावित होता है। शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जहां यह समझने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार एक सहायक और अनुकूलन वातावरण बच्चे के समग्र विकास में योगदान दे सकता है। इसके बाद आता है होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रुडोल्फ स्टेनर। द होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट proposed by Rudolf Steiner is the foundation of the Waldorf education system. Steiner's holistic approach to child development emphasizes the harmonious development of body, mind, and spirit. He believed that education should nurture the whole child, including intellectual, emotional, physical, and spiritual dimensions to prepare them for life of purpose and creativity. उनके हिसाब से जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस में होना चाहिए कि जिससे उसकी पूरी लाइफ जो है वो सही ढंग से डेवलप हो सके और क्रिएटिविटी के साथ। स्टेनर्स थ्योरी इज रूटेड इन एंथ्रोपोसॉफी, a philosophy that combines spiritual science with practical aspects of life. According to Steiner, human development occurs in distinct stages and education should be tailored to these stages to foster the child's full potential. तो हम देखते हैं key potentials of Steiner's holistic development of theory. The 3 stages of development. Steiner proposed that human development occurs in 3 primary stages, each lasting about 7 years. These stages are crucial in shaping the child's capacity and abilities. First stage है early childhood 0 to 7 years. During this phase, children primarily learn through imitation and sensory experience. बच्चे imitation और sensory experience से सीखते हैं. Steiner emphasized the importance of movement, play, and nurturing environment to support physical and motor development. इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है मिडिल चाइल्डहुड 7 से 14 years. At this stage, children become more receptive to imagination, art, and emotions. Education during this period should engage their feelings and creativity, focusing on storytelling, art, music, and rhythmic activities. इस टाइम पे बच्चे की जो रिसेप्टिव लैंग्वेज रहती है वो भी बढ़ती है और इमेजिनेशन, आर्ट और इमोशन से भी बच्चा सीखता है। इसमें स्टोरी टेलिंग, आर्ट, म्यूज़िक और रिदमिक एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जा सकता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सके। इसके बाद आता है एडोलेसेंस 14 से 21 ईयर्स तक की। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़. Steiner believed education should now engage the child's ability to reason, explore moral and ethical issues, and think abstractively. समग्र विकास का सिद्धांत. रुडोल्फ स्टीनर द्वारा प्रस्तावित समग्र विकास का सिद्धांत वॉल्डॉर्फ शिक्षा प्रणाली का आधार है. स्टीनर के समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य बच्चे के शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर देता है. उनका मानना था कि शिक्षा को केवल बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक आयामों का भी पोषण करना चाहिए ताकि बच्चों को एक उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक जीवन के लिए तैयार किया जा सके. स्टेनर का यह सिद्धांत एंथ्रोपोसॉफी पर आधारित है जो आध्यात्मिक विकास का जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से जोड़ता है. उनके अनुसार मानव विकास विशिष्ट चरणों से होता है और शिक्षा के इन चरणों के अनुसार
डालना चाहिए ताकि बच्चे की पूरी क्षमता विकसित हो सके। तो हम देखते हैं कि प्रमुख सिद्धांत क्या है। विकास के 3 चरण। स्टीनर ने मानव विकास को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है, जिनमें प्रत्येक चरण लगभग 7 साल का होता है। ये चरण बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक बचपन, जो 0 से 7 वर्ष तक का रहता है। इस चरण में बच्चे मुख्य रूप से अनुकरण और संवेदी अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। स्टीनर ने शारीरिक और मोटर विकास को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन, खेल और पोषित वातावरण को महत्व दिया है। उसके बाद आता है मध्य बचपन। इस चरण में बच्चे कल्पना, कला और भावनाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। इस समय की शिक्षा को उनकी भावनाओं और रचनात्मकता को प्रेरित करना चाहिए, जिसमें कहानी सुनाना, कला, संगीत या लयात्मक गतिविधियां शामिल है। इसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि 14 से 21 वर्ष की उम्र। यह चरण आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक क्षमताओं के विकास की विशेषता है। स्टीनर के अनुसार अब शिक्षा को तर्क शक्ति, नैतिक और वैचारिक मुद्दों की खोज और अमूर्त सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द रोल ऑफ इमेजिनेशन। Imagination plays a crucial role in Steiner's approach, especially in early and middle childhood. He believed that imaginative play and artistic expression help children connect with their inner selves and develop emotional intelligence. तो स्टेनर के हिसाब से जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस रहते हैं और जो इमेजिनेटिव प्ले रहते हैं, उनसे बच्चा और सीखता है और जो उनके अंदर की जो सीखने की क्षमताएं हैं और वो उनको यूज़ कर सकता है और उनमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। स्टेनर्स होलिस्टिक थ्योरी एम्फेसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेनर्स की जो होलिस्टिक थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है जो फिजिकल मतलब बॉडी, इमोशनल मतलब सोल और स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करती है। एजुकेशन शुड नर्चर ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन बैलेंस, अलाउइंग द चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। कि जो ओवरऑल जो डायमेंशंस है उस पर डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। उसके बाद आता है नेचर एंड रिदम। Nature and a sense of rhythm are central to Steiner's educational approach. He believed that children should be in close contact with nature to develop a sense of harmony and balance. Daily, weekly, and seasonal rhythms in education help children feel grounded and connected to the world around them. उसके बाद है child centered learning. Steiner's theory promotes a child centered approach. कि जो पढ़ाने का जो तरीका है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि बच्चे के हिसाब से बच्चे को फोकस करते हुए। वेयर द करिकुलम इज डिज़ाइन टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। कि जो भी इंडिविजुअल जो चाइल्ड है उसकी जो भी नीड्स है उसके हिसाब से जो करिकुलम है बनाना चाहिए कि उनकी जो नीड्स है बच्चे की वो पूरी की जा सके। टीचर्स प्ले द रोल ऑफ गाइड्स एंड फैसिलिटेटर्स रेदर देन सिंपली इम्पार्टिंग नॉलेज। जो टीचर्स हैं वो गाइड्स और फैसिलिटेटर्स का रोल उनको प्ले करना चाहिए कि बच्चों की जो भी ज़रूरत है उनको उसके हिसाब से पूरी तरीके से सिखाया जाए, ना कि सिर्फ नॉलेज दी जाए। इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशन। Steiner's holistic theory of development has had a significant influence on alternative education systems, particularly through Waldorf schools. These schools focus on creating an environment that fosters creativity, moral integrity, and a sense of responsibility in students, allowing them to develop into balanced and thoughtful adults. In summary, Steiner's holistic approach to development offers a comprehensive understanding of how education can be designed to nurture the physical, emotional, intellectual, and spiritual aspects of child's growth, ensuring a well-rounded and meaningful डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस।
कल्पना की भूमिका। स्टेनर के दृष्टिकोण में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर प्रारंभिक और मध्य बचपन में। उनका मानना था कि कल्पनाशील खेल और कलात्मक अभिव्यक्ति बच्चों को उनकी आंतरिक भावनाओं से जोड़ने और उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकास करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है शरीर, आत्मा और आत्मा का समन्वय। स्टीनर के समग्र सिद्धांत में शारीरिक शरीर, भावनात्मक आत्मा और आध्यात्मिक आत्मा आयामों का समन्वय महत्वपूर्ण है। शिक्षा को इन सभी पहलुओं को संतुलित रूप से पोषित करना चाहिए ताकि बच्चे एक समग्र और संतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित हो सके। इसके बाद आता है प्रकृति और लय। स्टीनर की शिक्षा प्रणाली में प्रकृति और लय का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि बच्चों को प्रकृति के निकट रहना चाहिए ताकि वे संतुलन और सामंजस्य का अनुभव कर सकें। शिक्षा में दैनिक, साप्ताहिक और मौसमी लय बच्चों को दुनिया से जुड़े रहने और जीवन में स्थिरता महसूस करने में मदद करती है। इसके बाद आता है बाल केंद्रित शिक्षा कि स्टेनर का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है, जहां पाठ्यक्रम को प्रत्येक बच्चों के विकासात्मक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं होते, बल्कि वो मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका भी निभाते हैं। महत्वपूर्ण और अनुप्रयोग। स्टीनर के समग्र विकास सिद्धांत का वैकल्पिक शिक्षा प्रणालियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से वॉल्डोर्फ स्कूल के माध्यम से। ये स्कूल बच्चों के रचनात्मक, नैतिक और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे संतुलित विचारशील वयस्कों के रूप में विकसित हो सके। सारांश में स्टीनर का समग्र दृष्टिकोण शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न पहलुओं को संतुलित बनाए रखने पर जोर देता है ताकि बच्चों को एक पूर्ण और अर्थपूर्ण विकास का अनुभव प्राप्त हो सके। थैंक यू। यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट ख़त्म होती है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।